नमस्कार, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जो इसका बचा हुआ पार्ट था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है कि मैं एक क्लास ले चुका हूँ इसके ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसका ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा, तो इसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम जो बेसिक तथ्य था, जो बेसिक फैक्ट था, उसको हम बता चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। उस अधिवेशन में क्या डिसीजन लिए गए थे भारत की आज़ादी के टाइम के लिए, आज़ादी के लिए, तो उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये यहाँ से ये स्टैटिक जो जीके है ना, ये हमेशा बना रहेगा एग्जाम में, आपको कभी साथ छोड़ ही नहीं सकता। जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक यहाँ से आपको पीटी हो, मेंस हो, सवाल पूछा जा जाता है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो आइए हम सीधे चलते हैं अधिवेशन पर। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें कि बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं, बिहार में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और बीपीएससी का भी एग्जाम में पीटी में यहाँ से सवाल आते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो बिहार में अगर बता दें कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था 1912 में। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में ये पहला अधिवेशन था, जो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। और यहाँ का अध्यक्ष की अगर बात करें तो RN माधोलकर जी अध्यक्ष थे। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये बिहार के लिए, बिहार में पहला अधिवेशन हुआ करता था 1912 में। सेकंड बात करें 38वां अधिवेशन 1922 के बाद, बिहार में ये दूसरा अधिवेशन बोला जा सकता है, जो 10 साल के बाद 1922 में इस अधिवेशन को किया गया था। और जगह की बात करें तो ये आपको बताते चले कि ये गया में हुआ था। आपको पता है कि बिहार के जो दक्षिणी जिला है, दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है, वो गया ही है, और गया में इसको 38वां अधिवेशन 1922 की बात करें तो यहाँ पर ये हुआ था। और यहाँ का अध्यक्ष बता दें कि देशबंधु चित्तरंजन दास जी उस टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे, और बिहार के संदर्भ में ये दूसरा अधिवेशन है। नेक्स्ट बात करें तो 53वां अधिवेशन 1940, जो आज के वर्तमान के जो रामगढ़ है, ये झारखंड में है, जो कि उस टाइम बिहार में ही हुआ करता था। और उस टाइम के अध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी उस टाइम अध्यक्ष थे, रामगढ़। तो बिहार में भी वर्तमान में बात करें तो 1912 और 1922, अगर इसको ही अगर हम पकड़ लेते हैं तो रामगढ़ जो झारखंड में अभी है। नेक्स्ट बात करते हैं 1916 में। आपको बता दें कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ करता था, यहाँ से लखनऊ अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का जो उस टाइम का अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार जी अध्यक्ष थे। और इसमें हुआ क्या था कि आपको पता है कि 1907 से सूरत के अधिवेशन से जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सब अलग अलग हो चुके थे, सबकी मतभेद हो चुका था, तो ये इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और लीग दोनों मिल चुके, गरम दल और नरम दल, ये दोनों आके समझौता कर लेते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ेंगे और देश को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। जो 1906 में मुस्लिम लीग भी बना था, वो भी यहाँ आकर मिल जाता है कांग्रेस के साथ, और दोनों मिलकर आज़ादी के लिए लड़ते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी में जो वर्षों से 1907 से बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से बाहर चल रहे थे, इसी में आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा है? तो आपको बताते चले कि ये बाल गंगाधर तिलक जो लखनऊ अधिवेशन था उस टाइम ये नारा दिए थे, और उस टाइम के अध्यक्ष था अंबिकाचरण मजूमदार जी थे। नेक्स्ट 1917 जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और उस टाइम के अध्यक्ष एनी बेसेंट जी, जो होम रूलिंग की आंदोलन की जो स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। और इनकी विशेषता क्या है कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। और बताते चले आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब तक 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की भार संभाली थी। प्रथम एनी बेसेंट 1917 में, और दूसरा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में, और एक नलिनी सेनगुप्ता जी थे 1933 में, जो अध्यक्ष का भार संभाला था। तो ये 3 महिलाओं का नाम आप याद रखिए।
एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ये 1917, 1925 और 1933। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1920 की। तो ये 2 अधिवेशन हुआ था। एक विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। 1920 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस टाइम असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चालू करना चाहते थे, जो कि यहाँ पर प्रस्ताव को पास करना था कि हाँ, मंजूरी देना था कि हाँ, आप देश के अंदर असहयोग आंदोलन को आप चालू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सका। फिर जो नॉर्मल अधिवेशन होते थे दिसंबर के माह में, तो फिर दिसंबर में एक अधिवेशन होता है नागपुर में 1920 में ही, और वहाँ का जो अध्यक्षता थी वीर राघवाचारी जी अध्यक्ष थे। और इसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पास किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया, तो हम बताते चले कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पास किया गया। ये आपको याद रखना है। फिर आइए एक महत्वपूर्ण अधिवेशन 1924, जो बेलगांव अधिवेशन बोला जाता है, जो 40वां अधिवेशन है, कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। और एक गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते थे। मात्र एक बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो यही अधिवेशन था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है दोस्त, और मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन से गांधी जी। फिर 1925 में जो हम बताए थे आपको कि कानपुर में यह अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। इसकी विशेषता की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी हैं, जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। नेक्स्ट 1929, जो VVI जिसको मान लीजिए, जो भी इसमें अधिवेशन हम लिखवाए ना, सभी के सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको बहुत बनते हैं। और 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसी अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार बोला था कि हमको कोई डोमिनियन यूनियन कुछ नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मेरा देश, मेरा आज़ादी, और मैं पूर्ण स्वराज लेकर रहूँगा। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कही थी। और 26 जनवरी 1930 को बोला था कि हम स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे लाहौर रावी नदी के तट पर। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट 1931 कराची अधिवेशन। आपको हम बताते चले कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उप प्रधानमंत्री जी थे वल्लभ भाई पटेल जी। तो कराची अधिवेशन में इनका नाम आता है 1931 के। और इसमें जब वो पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे, तो यहाँ से मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हो गया कि हमको मौलिक अधिकार भी चाहिए। और इसी अधिवेशन में गांधी जी एक बात बोलते हैं कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। ये गांधी जी उस टाइम ये नारा दिए थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं मर सकता है। तो आज भी ये कायम है। और 1931 के कराची अधिवेशन में जो वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्षता थे, उसमें मौलिक अधिकार को प्रस्ताव को पास किया गया था। फिर आता है 1937, जो फैजपुर एक जगह है जो ग्रामीण एरिया पड़ता है फैजपुर, और इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं 1937 में। और आपको पता होगा कि जब से कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करते थे, क्योंकि शहर में ज़्यादातर लोग दिलचस्प दिखाते थे। तो कांग्रेस को क्या था कि कांग्रेस को हमको पता चले कि कांग्रेस को जड़ अगर मजबूत करना है ना, अगर इसको आधार मजबूत करना है, तो पूरे लोगों को जोड़ना कांग्रेस जोड़ना चाहती थी। गांव-गांव से लेकर शहर से लेकर बच्चा से लेकर बूढ़ा से लेकर सबको जोड़ना चाहती थी। तो ये प्रथम बार गांव में एक अधिवेशन हुआ 1937 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। फिर एक इम्पोर्टेंट आता है 1938 और 1939, दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। आपको बताते चले कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना हुआ था 1938 में ही हुआ था, जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति यहीं से स्टार्ट होता है अर्थव्यवस्था की शुरुआत, और 1938 में ही। फिर 1939 आता है, फिर सुभाष चंद्र बोस जी खड़ा होते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन था। और गांधी जी के पक्ष में
एक पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कराते हैं गांधी जी, और दोनों में टक्कर होता है। लेकिन लोग तो चाहते थे सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से गर्म दिल के व्यक्ति थे और चाहते थे कि हम आज़ादी छीन के ले लेंगे, भीख में नहीं लेंगे। तो लोग इनको ही सपोर्ट किए, सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए और फिर से अध्यक्ष बन गए। तो गांधी जी का अपमान हो गया। तो गांधी जी के अपमान के चलते, इसलिए कि गांधी जी सीधा बोलते थे कि हम पट्टाभी सीतारमैया अगर जीतेगा तो हम जीतेंगे, हारेगा तो हम हारेंगे। तो हार गया और गांधी जी के अपमान न करते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से, और जब जैसे ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आपको पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन अध्यक्ष बने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, तो बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। फिर टाइम आता है आज़ादी के टाइम, अब नज़दीक आ चुका था 1940 से 45 के बीच में। आपको पता चला कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस टाइम से ही मतलब आंदोलन एकदम तेज पकड़ने लगी, तो कंटिन्यू अधिवेशन न हो सका और एक लंबे टाइम के लिए अध्यक्ष बना दिया गया अब्दुल कलाम आज़ाद को। और 1940 से 45 के बीच में अध्यक्ष रहते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, और लंबे समय तक ये अध्यक्ष का जो खिताब है वो प्राप्त करते हैं, और सबसे युवा अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अधिवेशनों में। सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे तो आंसर डायरेक्ट आप दीजिए। फिर आता है 1946 से 1947, ये मेरठ है, यूपी के जो मेरठ जगह है। देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, और स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आपको सवाल पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी जी थे, जो 1946 से 1947 के बीच ये अध्यक्षता का भार संभाले थे। और लास्ट अधिवेशन 55वां अधिवेशन, आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब तक 54 अधिवेशन हो चुका था, और ये 55वां अधिवेशन 1948 में होता है, जयपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया जी करते हैं। और यहीं से अधिवेशन बंद होता है और भारत को एक आज़ादी मिलती है, भारत आज़ाद होता है। गांधी जी को गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर देता है, और गांधी जी यहीं पर बोलते हैं कि देश आज़ाद हो चुका है और इसको कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, उनका कथन रहता है। तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है हम इसको बता चुके हैं। एक बार आप इसको रिकॉल कीजिए और 2-4 बार देख लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आता है सामने तो आपको एकदम मुंह में याद होना जरूरी है, ओठों पे याद होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ओठों पे याद नहीं है तो कुछ नहीं है। किताब में तो सारी दुनिया लिखी हुई है, ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ओठों पे याद होना चाहिए, उंगली पे याद होना चाहिए कि बिहार में कौन सा अधिवेशन, 1912 का अधिवेशन, 1922 का अधिवेशन, 1940 का अधिवेशन, ये सब के सब आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने याद किया वैसे मैं सोचता हूँ आपको भी याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम आप भी क्वालिफाइड कर कीजिए और एक अच्छे पोस्ट पर जाइए, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। आगे देखिए हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो आपके सामने उपलब्ध होगा। यही मेरी कोशिश रहेगी, सर डंके के चोट पर हर एक एग्जाम को क्वालिफाइड कराने का दावा हम करेंगे। तो आप इसको पढ़िए और जितना मैं बताया उतना आप ध्यान में रखिए। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए आप लोग। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर